इमेजिन करो, तुम रात को सिंगल ही सो गए और सुबह उठते ही पता चले तुम्हारी एक खूबसूरत वाइफ पहले से ही है। एक बर्फ से ढकी हुई व्यस्त सड़क पर कहानी शुरू होती है, जहां चारों तरफ क्रिसमस का खुशहाल माहौल था। लोग अपने परिवार के साथ घूम रहे थे, हंस रहे थे और इस खूबसूरत दिन को एंजॉय कर रहे थे। तभी एक छोटी बच्ची अचानक सड़क पर रखी किसी बड़ी चीज को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और अपने माता पिता को बुलाने लगती है। लेकिन उसी भीड़ के बीच हमारा एमसी अकेला सड़क पर चल रहा था। उसके चेहरे पर साफ फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही थी। वह मन ही मन सोच रहा था कि आखिर क्यों उसे हमेशा दूसरों के लिए खुद को छोटा बनाना पड़ता है। भीड़ में हर किसी के पास कोई ना कोई था, लेकिन वह पूरी तरह अकेला था। उदास मन से वह सबवे की सीढ़ियां उतरने लगता है। तभी अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि उसके रास्ते में कोई पड़ा हुआ था। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि वह एक सांता क्लॉज है, जो ठंड में जमीन पर बैठा हुआ था और उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। उसके सामने एक छोटा सा बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था कि लोग अपनी विशेस सांता को बता सकते हैं। नॉर्मली हमारा एमसी ऐसी चीज आय को पूरी तरह इग्नोर कर देता, लेकिन आज क्रिसमस ईव थी, वही दिन जब उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। शायद इसी वजह से उसके दिल में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जाती है। वह धीरे से सांता के पास बैठता है, अपना वॉलेट निकालता है और उसमें से एक कैश बिल उस बॉक्स में डाल देता है। फिर कैजुअली बोलता है कि पैसे अभी भी यूजेबल हैं। लेकिन तभी अचानक सांता उसका हाथ बहुत जोर से पकड़ लेता है। एमसी तुरंत घबरा जाता है और हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, मगर बुड्ढे की पकड़ इतनी स्ट्रांग थी कि वह हिल भी नहीं पाता। सांता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह एक्साइटेड होकर कहता है कि वह उसकी काइंडनेस का बदला देना चाहता है, इसलिए उसे उसकी सच्ची विश सुननी होगी। एमसी को यह आदमी पूरी तरह पागल लग रहा था, इसलिए वह जल्दी से पीछा छुड़ाने के लिए बोल देता है कि उसे लॉटरी जीतनी है। लेकिन सांता तुरंत समझ जाता है कि यह उसकी असली इच्छा नहीं है। कुछ पल चुप रहने के बाद एमसी आखिर अपने दिल की बात बोल देता है। वह कहता है कि असल में उसे सिर्फ एक फैमिली चाहिए, ऐसी फैमिली जो उसे कभी छोड़कर ना जाए। फिर वह ऑकवर्ड तरीके से बोलता है कि उसे बनी जैसी क्यूट वाइफ चाहिए और एक छोटी मीरकैट जैसी अडोरेबल बेटी। यह सुनते ही सांता के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। वह कहता है कि बहुत समय बाद उसे इतनी सच्ची इच्छा सुनने को मिली है। फिर वह प्रॉमिस करता है कि वह एमसी की यह विश जरूर पूरी करेगा। अचानक सांता उसका हाथ पकड़कर किस कर देता है, जिससे एमसी पूरी तरह अनकंफर्टेबल हो जाता है। वह तुरंत उसे वीरडो बोलकर वहां से भाग जाता है, जबकि पीछे से सांता जोर जोर से चिल्लाता रहता है कि सारे सांतास मिलकर उसकी विश पूरी करेंगे। कुछ देर बाद एमसी सबवे के अंदर बैठा होता है और अभी भी उसी अजीब घटना के बारे में सोच रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसने अपने दिल की सबसे गहरी बात एक अजनबी के सामने क्यों बोल दी। तभी उसकी नज़र एक फैमिली पोस्टर पर पड़ती है, जिसमें सब लोग खुश थे और साथ थे। पोस्टर को देखते हुए वह धीरे से खुद से एडमिट करता है कि वह भी बस खुश होना चाहता था। थकान की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वह वहीं सो जाता है। लेकिन अचानक कुछ समय बाद उसकी नींद खुलती है। उसे बहुत अजीब स्मेल महसूस हो रही थी और चारों तरफ जमाने वाली ठंड थी। वह धीरे धीरे उठता है, लेकिन जैसे ही आंखें पूरी खोलता है उसके चेहरे पर कंफ्यूजन छा जाती है, क्योंकि वह खुद को एक लकड़ी के पिंजरे के अंदर पाता है, जिसे एक वैगन खींच रही थी। उसने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ था और उसके आसपास कुछ दूसरे कैदी भी बैठे हुए थे। बाहर आर्मर्ड सोल्जर्स चल रहे थे, जो किसी अननोन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। चारों तरफ का माहौल बिल्कुल मिडिल एजेस जैसा लग रहा था। कुछ देर तक सब समझने की कोशिश करने के बाद एमसी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि किसी तरह वह एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। वह पिंजरे के अंदर बैठकर चारों तरफ देखने लगता है। उसके साथ कुछ और कैदी भी थे, जिनके चेहरे पर थकान और होपलेसनेस साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नज़र कोने में पड़े एक आदमी पर जाती है, जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एमसी धीरे से उसके पास जाता है और शोल्डर छूकर देखने की कोशिश करता है,
लेकिन आदमी का शरीर बिना किसी रिएक्शन के एक तरफ गिर जाता है। ये देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थक गया एमसी आखिर जमीन पर बैठ जाता है और उसे अचानक सैंटा की वह क्रीपी प्रॉमिस याद आती है जिसमें उसने उसकी विश पूरी करने की बात कही थी। वह छत की तरफ देखते हुए बिटर स्माइल के साथ सोचता है कि शायद उसने हैप्पीनेस का मतलब ही गलत समझ लिया था। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं और वैगन लगातार जंगलों और रास्तों से आगे बढ़ती रहती है। इसी दौरान एमसी को समझ आता है कि वह और बाकी सभी लोग स्लेव्स हैं जिन्हें गांव गांव घुमाकर बेचा जा रहा है। एक दिन आखिर वैगन रुकती है और सोल्जर्स कैदियों को बाहर निकालते हैं। गांव का चीफ आकर उन स्लेव्स को देखने लगता है और जो फिजिकली स्ट्रांग दिखते हैं उन्हें चुन लेता है। एमसी को शुरुआत में थोड़ा होप महसूस होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बॉडी बाकी लोगों से बेटर है, इसलिए वह जल्दी बिक जाएगा और इस नरक जैसी वैगन से बाहर निकल पाएगा। लेकिन हार्श रियलिटी बहुत जल्दी उसके सामने आ जाती है। एक गांव, फिर दूसरा गांव, फिर तीसरा गांव, हर जगह बाकी लोग बिकते जाते हैं लेकिन उसे कोई नहीं खरीदता। हर रिजेक्शन के बाद उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा और टूटता जाता है। धूल उड़ाती हुई वैगन फिर आगे बढ़ जाती और वह फिर उसी पिंजरे में फेंक दिया जाता। तेज धूप और लगातार टॉर्चर जैसी यात्रा के बीच एमसी मेंटली टूटने लगता है। उसे अपनी माँ की बातें याद आने लगती हैं जो हमेशा कहती थीं कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए। लेकिन अब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में आगे बचा ही क्या है। तभी उसके बचपन की पेनफुल मेमोरीज वापस आने लगती हैं। पुराने प्रेशर्स, लोनलीनेस, रिजेक्शन, सब कुछ फिर से उसके दिमाग में घूमने लगता है। वह आंखें बंद करके खुद से पूछता है कि आखिर वह कब तक यह सब सह पाएगा। उसी समय उसे सैंटा की बात फिर याद आती है जिसने कहा था कि वह उसकी खुशी पूरी करेगा। ये सोचकर एमसी के अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर भर जाता है। वह गुस्से में दोनों दुनियाओं को कोसने लगता है और महसूस करता है कि अब शायद इस दर्द से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। लेकिन तभी उसके दिल के अंदर से एक और आवाज़ उठती है, वह फैमिली जिसकी विश उसने सैंटा से मांगी थी। एक ऐसी फैमिली जो उसे कभी अकेला ना छोड़े। यही सोच अचानक उसे दोबारा टूटने से बचा लेती है। वह धीरे धीरे काम होने लगता है और पहली बार उस एंडलेस सफरिंग के बीच उसे थोड़ा पीस महसूस होता है। तभी अचानक किसी ने पिंजरे के अंदर फ्रेश ब्रेड बढ़ाई। एमसी ऊपर देखता है और उसकी नज़र एक यंग वुमन पर पड़ती है जो बाकी स्लेव्स को खाना बांट रही थी। उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी जो उसकी स्कर्ट के पीछे छिपकर क्यूरियोसिटी से एमसी को देख रही थी। उस वुमन की आंखों में बाकी लोगों जैसी क्रूएल्टी नहीं थी, उसमें काइंडनेस थी, वार्मथ थी। वह क्वाइटली ब्रेड एमसी के हाथ में रख देती है। छोटी बच्ची भी चुपचाप उसे देखती रहती है। उस मोमेंट में एमसी को ऐसा फील होता है जैसे इस क्रूअल दुनिया के अंदर पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो। कहानी फिर अचानक उस वुमन के घर की तरफ शिफ्ट होती है जो जंगल के बीच एक छोटी सी लकड़ी की कैबिन में रहती थी। अंदर वही वुमन और छोटी बच्ची टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। वुमन अपना हिस्सा भी बच्ची को देने की कोशिश करती है लेकिन बच्ची मना कर देती है क्योंकि उसे पता था कि वुमन भी भूखी है। आखिर दोनों क्वाइटली खाना शेयर करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगती है। विलेज चीफ घर के बाहर खड़ा था। वुमन डरते हुए दरवाज़ा खोलती है और चीफ उसे बताता है कि अगले दिन उसे एक स्लेव दिया जाएगा जो अब उसका नया हस्बैंड बनेगा। यह सुनते ही वुमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। चीफ के जाने के बाद वह छोटी बच्ची को कसकर पकड़ लेती है। उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि उसे अपने पुराने अब्यूसिव हस्बैंड की याद आने लगती है जिसने उसे हमेशा सिर्फ पेन दिया था। वह डर रही थी कि कहीं उसकी जिंदगी फिर से उसी नाइटमेयर में ना बदल जाए। लेकिन फिर वह अपनी गोद में सो रही छोटी बच्ची को देखती है और खुद से प्रॉमिस करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह इस बच्ची को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। रात के अंधेरे में वह यंग वुमन छोटी बच्ची को अपनी बाहों में लेकर चुपचाप बैठी रहती है। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे अपने पुराने दिनों की पेनफुल मेमोरीज याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके खुद के पिता ने
उसे सिर्फ एक रैबिट पेल्ट के बदले बेच दिया था। जिस दिन वह पहली बार उस कैबिन में लाई गई थी, उसी दिन उसके हस्बैंड ने बिना किसी बड़ी वजह के उसे बुरी तरह पीटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह तय समय से थोड़ी देर से पहुंची थी। उस दिन वुमन को समझ आ गया था कि उसकी जिंदगी अब एक नाइटमेयर बनने वाली है। ठंडी लकड़ी की फ्लोर पर पड़े हुए वह दर्द से रो रही थी। तभी वही छोटी बच्ची धीरे धीरे उसके पास आई थी। बच्ची खुद भी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने वुमन को कंफर्ट करने की कोशिश की थी। उस छोटी सी बच्ची की काइंडनेस उस अंधेरी जिंदगी में पहली बार किसी लाइट जैसी लगी थी। समय के साथ दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए। फिर एक दिन वुमन का अब्यूसिव हस्बैंड जंगल में शिकार करने गया और कभी वापस नहीं आया। लोगों ने कहा कि उसे वुल्व्स ने मार दिया। उसकी मौत से वुमन को राहत तो मिली, लेकिन एक नई प्रॉब्लम भी सामने आ गई, क्योंकि उस क्रूअल विलेज में बिना हस्बैंड की औरत की कोई वैल्यू नहीं थी। वह और बच्ची दोनों बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब वापस प्रेजेंट में वुमन और छोटी बच्ची विलेज की तरफ चल रहे थे। तभी बच्ची अचानक एक्साइटेड होकर बीच सड़क पर खड़ी स्लेव वैगन की तरफ इशारा करती है। अंदर बहुत सारे कैदी बंद थे। दोनों धीरे धीरे उस केज के पास पहुंचते हैं। उसी समय एमसी अंदर बैठा हुआ था। जैसे ही उसकी नज़र उस वुमन और बच्ची पर पड़ती है, वह शॉक होकर उन्हें देखने लगता है। अचानक उसके पुराने दुनिया की पेनफुल मेमोरीज फिर उसके दिमाग में आने लगती हैं। लेकिन तभी वुमन की सॉफ्ट और कंपैशनेट नज़र उस पर पड़ती है। वह क्वाइटली वार्म ब्रेड उसकी तरफ बढ़ाती है। उस मोमेंट में एमसी को ऐसा फील होता है जैसे किसी ने पहली बार बिना डिस्कस के उसकी तरफ देखा हो। उस सिंपल जेस्चर में इतनी वार्मथ थी कि वह कुछ पल के लिए अपनी सारी सफरिंग भूल जाता है। वह चुपचाप ब्रेड पकड़कर उन्हें देखता रहता है। लेकिन तभी कुछ विलेजर्स वहां आ जाते हैं और वुमन को वापस घर जाने का ऑर्डर देते हैं। वुमन क्वाइटली बच्ची का हाथ पकड़कर वापस जाने लगती है। जाते समय छोटी बच्ची एक बार फिर पीछे मुड़कर एमसी को क्यूरियोसिटी से देखती है। एमसी लंबे समय तक उन्हें जाता हुआ देखता रहता है। इसके तुरंत बाद सोल्जर्स उसे रफ तरीके से केज से बाहर खींच लेते हैं। उसे जमीन पर फेंक दिया जाता है, जबकि विलेज चीफ किसी अननोन लैंग्वेज में कुछ अनाउंस कर रहा था। फिर एक सोल्जर उसका हाथ पकड़ता है और डैगर से उसके हाथ पर गहरा कट लगा देता है। उसका खून नीचे रखे एक स्ट्रेंज लेदर डॉक्यूमेंट पर गिरने लगता है। अचानक वह डॉक्यूमेंट ब्लू लाइट से चमकने लगता है। यह देखकर एमसी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह कैसी दुनिया है जहां मैजिक जैसी चीजें सच में एग्जिस्ट करती हैं। कुछ देर बाद रिचुअल खत्म हो जाता है और सोल्जर्स वह कॉन्ट्रैक्ट विलेज वालों को दे देते हैं। फिर बिना कुछ समझाए वे लोग वहां से चले जाते हैं। अब एमसी ऑफिशियली उस विलेज का स्लेव बन चुका था। थोड़ी देर बाद कुछ एल्डर्स उस यंग वुमन से बात करते हैं। उन्हें देखकर एमसी समझ जाता है कि वही वुमन अब उसकी नई वाइफ बनने वाली है। वुमन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह सिर्फ यही चाहती थी कि यह नया आदमी वायलेंट ना निकले। रात होने के बाद एक विलेजर एमसी को पकड़कर उस वुमन की कैबिन तक ले जाता है। दरवाज़ा खुलते ही वुमन तुरंत डर जाती है और छोटी बच्ची को प्रोटेक्टिवली पकड़ लेती है। अंधेरे कमरे में एमसी भी सिचुएशन समझने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि यही वही वुमन है जिसने उसे ब्रेड दी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वह इतनी कांप क्यों रही है। तभी साथ आया विलेजर दोनों को फोर्सफुली पास लाने लगता है। वह अचानक एमसी का हाथ पकड़कर वुमन के हाथ से मिला देता है और प्राउडली हंसने लगता है, जैसे उसने कोई ग्रेट मैच मेकिंग कर दी हो। उस ऑकवर्ड साइलेंस में एमसी धीरे धीरे सब समझ जाता है। सांता की वह क्रीपी विश अचानक उसके दिमाग में वापस आती है। उसकी नज़र वुमन पर जाती है, जो बिल्कुल बनी जैसी सॉफ्ट और क्यूट लग रही थी, और उसके पीछे छिपी छोटी बच्ची सच में एक अडोरेबल मियरकिट जैसी लग रही थी। उस कैबिन के अंदर अजीब सी साइलेंस छा जाती है। यंग वुमन और छोटी बच्ची एक दूसरे से चिपक कर खड़ी थीं, जैसे किसी भी मोमेंट कुछ बुरा होने वाला हो। दूसरी तरफ एमसी भी पूरी तरह कंफ्यूज्ड था। उसे अभी तक समझ नहीं आ रहा था
कि आखिर सांता ने उसकी सिंपल फैमिली विश को इतना एक्सट्रीम क्यों बना दिया। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वह मन ही मन सैंटा को कोसने लगता है। उसे स्लेव बनाकर दूसरी दुनिया में फेंक देना किसी भी एंगल से नॉर्मल हैप्पीनेस नहीं थी। कुछ देर बाद वह क्वाइटली पीछे मुड़ता है और रूम के दूसरे कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है ताकि दोनों डरें नहीं। अगली सुबह एमसी दो विलेजर्स के साथ जंगल की तरफ जा रहा होता है। दोनों लोग लगातार अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, लेकिन एमसी को एक शब्द भी समझ नहीं आता। लैंग्वेज बैरियर की वजह से वह और ज़्यादा इरिटेटेड फील करने लगता है। तभी अचानक उनमें से एक विलेजर पीछे मुड़ता है और फ्रेंडली स्माइल के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। एमसी सोचता है कि शायद यह लोकल ग्रीटिंग होगी, इसलिए वह भी हाथ मिला लेता है। लेकिन अगले ही सेकंड विलेजर उसकी पकड़ को पेनफुली टाइटन करने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट कर रहा हो। पहले तो एमसी इसे इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे महसूस होता है कि सामने वाला जानबूझकर उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। कई दिनों की फ्रस्ट्रेशन अचानक बाहर आ जाती है। एमसी बिना एक्सप्रेशन बदले उसकी फिंगर्स इतनी जोर से दबाता है कि आदमी दर्द से चीख पड़ता है और ज़मीन पर गिर जाता है। दूसरा विलेजर तुरंत पैनिक में झुककर सिचुएशन काम करने की कोशिश करता है। एमसी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर दूसरा आदमी जल्दी से उसे एक वुडन बो पकड़ा देता है। अब जेस्चर्स के ज़रिए वे लोग उसे हंटिंग सिखाने की कोशिश करते हैं। उनका एग्जैजरेटेड एक्टिंग देखकर एमसी समझ जाता है कि आज उन्हें रैबिट्स का शिकार करना है। कुछ देर बाद बुशेस में हल्की मूवमेंट होती है। विलेजर एक्साइटेड होकर रैबिट की तरफ इशारा करता है और एमसी को एरो चलाने के लिए कहता है। प्रॉब्लम यह थी कि एमसी ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी बोन यूज़ ही नहीं किया था। फिर भी वह नर्वस होकर एरो तैयार करता है और रैबिट की तरफ एम करता है। लेकिन जैसे ही वह स्टैंस बनाकर एरो छोड़ता है, अचानक बोन ब्लू मैजिकल लाइट से चमकने लगता है। अगले ही पल एरो ज़मीन पर एक्सप्लोजन जैसा इम्पैक्ट करता है और पूरा एरिया हिल जाता है। रैबिट डरकर भाग जाता है, जबकि दोनों विलेजर्स शॉक में डैमेज को देखते रह जाते हैं। एमसी खुद भी स्पीचलेस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नॉर्मल एरो इतना डिस्ट्रक्टिव कैसे हो सकता है। इसी दौरान उसकी नज़र दूर से आती उस वुमन और छोटी बच्ची पर पड़ती है। वुमन अपने हाथ में बास्केट पकड़े हुए थी, जबकि छोटी बच्ची उसका हाथ पकड़कर चल रही थी। उन्हें देखकर एमसी के दिल में अचानक एक स्ट्रेंज वार्मथ फील होती है। कुछ देर बाद सब लोग जंगल में ही छोटा सा पिकनिक जैसा ब्रेक लेते हैं। वुमन क्वाइटली खाना निकालती है और फिर एक बोल एमसी की तरफ बढ़ा देती है। एमसी बिना कुछ बोले खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वुमन और बच्ची के इंटरेक्शन पर जाती है। वुमन प्यार से छोटी बच्ची को खाना खिला रही थी, जबकि बच्ची खुशी से उसे देख रही थी। यह सिंपल सीन देखकर एमसी के अंदर अचानक एक पीसफुल फीलिंग आने लगती है। वह सोचने लगता है कि फैमिली जैसा फीलिंग उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिला। बचपन से लेकर अब तक वह हमेशा अकेला रहा था, लेकिन अब पहली बार उसे लग रहा था कि शायद उसके पास सच में एक फैमिली है। वह स्काई की तरफ देखकर धीरे से सैंटा को थैंक यू बोलता है, हालांकि साथ ही मन में यह भी सोचता है कि मौका मिला तो वह उस बूढ़े को पंच ज़रूर मारेगा। अगले दिन नई फैमिली की ज़िंदगी धीरे धीरे शुरू होने लगती है। एमसी अपने कंधे पर भारी सामान उठाकर लंबा रास्ता तय कर रहा था, जबकि पीछे वुमन और छोटी बच्ची मुश्किल से चल पा रही थीं। वुमन की सांसें तेज़ हो रही थीं, लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से एमसी पूछ भी नहीं पा रहा था कि उसे रेस्ट चाहिए या नहीं। तभी उसे बचपन में सुनी एक बात याद आती है कि अगर किसी को प्रोटेक्ट करना हो तो हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए। ये सोचकर वह अचानक वापस मुड़ता है और दोनों की तरफ चलने लगता है। वुमन और बच्ची तुरंत डर जाती हैं। छोटी बच्ची तो ऑलमोस्ट रोने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद वह कुछ बुरा करने वाला है। लेकिन एमसी सॉफ्टली बोलता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। बेशक उन्हें उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन उसकी काल्म वॉइस में कोई हॉस्टिलिटी नहीं थी। अचानक एमसी वुमन को एक आर्म में उठा लेता है और दूसरी आर्म में छोटी बच्ची को। दोनों शॉक में फ्रीज हो जाती हैं। फिर वह कैजुअली सारा सामान भी उठाकर चलने लगता है, जैसे उसके लिए यह सब बिल्कुल ईजी हो। धीरे धीरे वुमन का डर कम होने लगता है। आखिरकार वह अपना सिर
एमसी के शोल्डर पर टिकाकर क्वाइटली आराम करने लगती है। एमसी भी स्माइल करते हुए सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वे लोग जंगल के अंदर बने एक पुराने कैबिन तक पहुंच जाते हैं। दोनों विलेजर्स गुड बाय कहकर वापस चले जाते हैं, जबकि एएमसी उस जर्जर लकड़ी के घर को ध्यान से देखने लगता है। घर की हालत काफी खराब थी। दीवारों में जगह जगह क्रैक्स थे और ठंड अंदर तक महसूस हो रही थी। एएमसी मन ही मन सोचता है कि यह जगह तो उसके पुराने रूफटॉप रूम से भी ज्यादा खराब लग रही है। वह डोर खोलकर अंदर जाता है, लेकिन अगले ही पल यंग वुमन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह अचानक पैनिक में पूरे घर के अंदर कुछ ढूंढने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जबकि एएमसी पूरी तरह कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता रहता है। फिर धीरे धीरे उसे समझ आता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब वह विलेज में था तब विलेजर्स घर का सारा सामान, टूल्स और ज़रूरी चीज़ें लूट कर ले गए थे। घर लगभग खाली हो चुका था। ना प्रॉपर फर्नीचर बचा था, ना वेपन्स और ना ही सर्वाइवल के ज़रूरी सामान। यह रियलाइजेशन आते ही वुमन पूरी तरह टूट जाती है। वह बाहर ग्रास पर बैठकर रोने लगती है। कुछ पल उसे चुपचाप देखने के बाद एमसी धीरे से उसके पास जाकर बैठ जाता है। फिर वह सॉफ्टली उसके सिर पर हाथ रखकर उसके बालों को जेंटली पैट करने लगता है। वुमन शॉक में उसकी तरफ देखती है। एमसी काम वॉइस में कहता है कि उसे वरी करने की ज़रूरत नहीं है, वह सब ठीक कर देगा। बेशक वुमन उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उसके चेहरे की कॉन्फिडेंस और जेंटल टच धीरे धीरे उसका डर कम करने लगते हैं। एमसी खुद भी सोचने लगता है कि पहले वह अकेला था, इसलिए सिर्फ खुद के लिए स्ट्रगल करता था, लेकिन अब उसके पास फैमिली है, इसलिए अब हार मानने का कोई रीज़न नहीं था। उसी समय छोटी बच्ची दौड़ते हुए आती है और वुमन को प्रोटेक्टिवली पकड़ लेती है। उसे लगता है कि शायद एमसी वुमन को हर्ट कर रहा है। यह देखकर एमसी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर वह क्वाइटली खुद से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इन दोनों को कभी रुने नहीं देगा। रात होने लगती है और केबिन के अंदर कोल्ड एटमॉस्फेयर फैल जाता है। तीनों लोग फ्लोर पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे थे। सिचुएशन अभी भी ऑकवर्ड थी, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर की वजह से प्रॉपरली बात नहीं हो पा रही थी। तभी एएमसी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह धीरे धीरे उनकी तरफ क्रॉल करके आता है और अपने चेस्ट पर फिंगर रखकर लाउडली अपना नाम बोलता है, ताकि वे लोग उसे पहचान सकें। यंग वुमन तुरंत समझ जाती है कि वह इंट्रोडक्शंस कर रहा है। थोड़ी हेजिटेशन के बाद वह सॉफ्टली अपना नाम बताती है, लिजी। एमसी उसके नाम को दोहराता है ताकि उसे याद रह सके। फिर स्माइल करते हुए कहता है कि उसका नाम बहुत प्रिटी है। यह सुनकर लिजी थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाती है। अब एमसी छोटी बच्ची की तरफ देखता है और उसका नाम पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची चुप हो जाती है और डरते हुए पीछे हट जाती है। कुछ देर ऑब्जर्व करने के बाद एमसी समझ जाता है कि शायद उस बच्ची का कभी प्रॉपर नाम रखा ही नहीं गया। ये सोचकर वह थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर वह जेंटली बच्ची के सिर पर हाथ रखता है और कहता है कि वह उसे एक स्पेशल नाम देगा। अपने पुराने दुनिया की एक स्टोरी याद करते हुए वह बच्ची का नाम डोरथी रखता है। वह एक्सप्लेन करता है कि डोरथी एक ब्रेव लड़की का नाम था जो मैजिकल दुनिया में एडवेंचर्स करती थी और हमेशा अपनी खुशी ढूंढती रहती थी। छोटी बच्ची धीरे धीरे अपना नया नाम रिपीट करने लगती है। उसके चेहरे पर पहली बार इतनी प्योर खुशी दिखाई देती है कि एमसी और लिजी दोनों उसे देखकर स्माइल करने लगते हैं। कुछ समय बाद एमसी बाहर लकड़ी काटने का काम कर रहा होता है। लिजी दूर खड़ी उसे सीक्रेटली देख रही थी। वह नोटिस करती है कि यह जायंट आदमी उसके पुराने हस्बैंड से कहीं ज्यादा बड़ा और स्ट्रांग होने के बावजूद कभी डराने की कोशिश नहीं करता। उल्टा वह हमेशा सॉफ्टली बात करता है और केयर दिखाता है। लिजी को समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी इतना काइंड कैसे हो सकता है। तभी एमसी उसे नोटिस कर लेता है और एक्साइटेड होकर उसकी तरफ हाथ हिलाने लगता है। लिजी तुरंत नर्वस होकर दूसरी तरफ देखने लगती है। उसका हार्ट तेजी से धड़कने लगता है। एमसी उसके पास आता है और कैजुअली उसके सिर पर हाथ रख देता है। यह सिंपल जेस्चर लिजी को कंप्लीटली फ्रीज कर देता है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में किसी आदमी ने
उसे सिर्फ पेन दिया था, प्यार से टच कभी नहीं किया था। धीरे धीरे वह उस जेंटल फीलिंग को एंजॉय करने लगती है। कुछ पल बाद दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और अननोइंगली उनके फेसेस करीब आने लगते हैं। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे रोमांटिक होने लगता है। लेकिन जैसे ही दोनों किस करने वाले होते हैं, अचानक उन्हें एहसास होता है कि वे क्या करने जा रहे हैं। दोनों तुरंत पीछे हट जाते हैं। एमसी ऑकवर्ड होकर जोर से कॉफ करता है और जल्दी से नियर बाय बकेट उठाकर वहां से भाग जाता है, जबकि लिजी एम्बैरेसमेंट से पूरी तरह लाल हो चुकी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद जंगल में पानी लेने गया। एमसी अचानक रियलाइज करता है कि वह रास्ता भटक चुका है और तभी अंधेरे जंगल के अंदर दो लाल चमकती आंखें दिखाई देती हैं। एक जायंटिक ब्लैक वुल्फ धीरे धीरे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। घबराहट के बावजूद वह खुद को काम रखने की कोशिश करता है। जल्दी से जमीन पर पड़ा एक मोटा वुडन ब्रांच उठाकर डिफेंसिव स्टांस बना लेता है। लेकिन अगले ही पल वुल्फ जोरदार स्पीड से उसकी तरफ हमला कर देता है। एमसी पूरी ताकत से ब्रांच को आगे करके उसका बाइट रोकने की कोशिश करता है। वुल्फ के दांत ब्रांच को ऑलमोस्ट तोड़ देते हैं। उसी ओपनिंग का फायदा उठाकर एमसी उसके सिर पर जोरदार पंच मारता है। इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग था कि वुल्फ थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी पूरी तरह डेंजरस था। कुछ ही सेकंड्स में दोनों के बीच ब्रूटल फाइट शुरू हो जाती है। वुल्फ बार बार हमला करता है, जबकि एमसी पंचेस मारकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। उसके हाथ और शरीर पर कई इंजरीज आने लगती हैं। फाइट के दौरान एमसी दर्द से चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था जैसे पूरा शरीर जल रहा हो। लेकिन तभी अचानक कुछ इम्पॉसिबल होता है। उसके राइट आर्म से अचानक ब्लेजिंग फायर निकलने लगती है। पूरा हाथ मैजिकल फ्लेम्स से घिर जाता है। यह देखकर वुल्फ तुरंत डरकर पीछे हट जाता है। उसकी ग्राउलिंग अब पैनिक में बदल चुकी थी। एमसी खुद भी शॉक में था, लेकिन सिचुएशन समझने का टाइम नहीं था। वह तुरंत मौका देखकर फ्लेमिंग पंच सीधे वुल्फ के सिर पर मारता है। अगले ही पल जायंट वुल्फ जमीन पर गिर जाता है। उसके शरीर से स्मोक निकल रही थी और कुछ ही सेकंड्स में वह पूरी तरह मोशनलेस हो जाता है। फाइट खत्म होते ही एमसी थककर ग्रास पर गिर पड़ता है। वह अपने हाथ को ध्यान से देखने लगता है। सरप्राइजिंगली उसके कपड़ों पर बर्न मार्क्स तक नहीं थे। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आने लगता है। क्या उसने अभी सच में मैजिक यूज किया? उसे अपनी पुरानी दुनिया की फैंटेसी स्टोरीज याद आने लगती है, जहां लोग दूसरी दुनिया में जाकर स्पेशल पावर्स पा लेते थे। अब ग्लोइंग स्लेव कॉन्ट्रैक्ट और मैजिकल एरो वाली घटना भी उसे याद आने लगती है। एमसी एक्साइटेड होकर अपनी थ्योरी टेस्ट करने लगता है। वह खड़ा होकर ड्रामेटिक पोजेस बनाते हुए फेमस फायर स्पेल्स के नाम चिल्लाने लगता है। कभी हाथ आगे करता, कभी अलग अलग पोजेस बनाता, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब मैजिक एक्टिवेट नहीं होती तो वह खुद को इडियट महसूस करने लगता है। लेकिन फिर भी वह रियलाइज करता है कि जो हुआ वह इल्यूजन नहीं था, क्योंकि उसकी वुंड्स भी थोड़ी हील हो चुकी थीं। वह डिसाइड करता है कि वह इस मैजिक को प्रॉपरली सीख कर स्ट्रॉन्ग हंटर बनेगा, ताकि लिजी और डॉर्थी को कभी सफरिंग ना झेलनी पड़े। कुछ देर बाद वह वुल्फ की बॉडी को प्रोसेस करना शुरू करता है। उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आती है, जिन्होंने बचपन में उसे एनिमल्स हैंडल करना सिखाया था। मूनलाइट के नीचे वह भारी वुल्फ को अपने कंधे पर उठाकर वापस कैबिन की तरफ चल पड़ता है। उधर कैबिन के अंदर लिजी और डॉर्थी पीसफुली डिनर प्रिपेयर कर रहे थे। डॉर्थी खुशी खुशी इधर उधर भाग रही थी, जबकि लिजी उसे प्यार से देख रही थी। तभी अचानक डॉर्थी विंडो के पास जाकर बाहर झांकती है। अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। विंडो के बाहर उसे जायंट वुल्फ का सिर दिखाई देता है। वह जोर से चीख पड़ती है और डर कर पीछे भाग जाती है। लिजी तुरंत पैनिक में टेबल से नाइफ उठाती है और डॉर्थी को पीछे रहने को कहती है। फिर धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ती है, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि बाहर जायंट वुल्फ की डेड बॉडी के साथ एमसी खड़ा था। वह पूरी तरह थका हुआ था और भारी सांस ले रहा था। लिजी शॉक में उसकी तरफ दौड़ पड़ती है,
क्योंकि उसे लगता है कि शायद एएमसी बैडली इंजर्ड है। लेकिन जब वह करीब पहुंचती है तो रियलाइज करती है कि वह मोस्टली सेफ है। रिलीफ इतना स्ट्रांग था कि उसके हाथ से नाइफ गिर जाता है। वह तुरंत एएमसी को चेक करने लगती है, जबकि डोरथी भी डरते हुए उसके पास आ जाती है। एएमसी सॉफ्टली समझाने की कोशिश करता है कि वह ठीक है और सिर्फ आर्म पर हल्की चोट लगी है। ये सुनते ही लिजी अचानक उसे कसकर हग कर लेती है। नीचे डॉर्थी भी उसकी लेग पकड़कर रोने लगती है। ये देखकर एमसी कुछ सेकंड्स के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। उस मोमेंट में उसे पहली बार एहसास होता है कि अब कोई सच में उसकी चिंता करता है, और उसी समय वह खुद से प्रॉमिस करता है कि वह इन दोनों को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। अगली सुबह कैबिन के बाहर पीसफुल माहौल था। एमसी सुबह सुबह जायंट वुल्फ की बॉडी को प्रोसेस कर रहा था। वह केयरफुली मीट और बाकी यूजफुल पार्ट्स अलग कर रहा था। काम इतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था, लेकिन फिर भी वह लगातार मेहनत करता रहा। तभी लिजी एक वुडन बकेट लेकर बाहर आती है। एमसी तुरंत उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। यह सुनकर लिजी हल्का सा स्माइल करती हुई उसकी तरफ आती है। वह बकेट नीचे रखकर इशारे से बताती है कि मीट उसमें रखना है। एमसी तुरंत समझ जाता है और क्वाइटली काम करने लगता है। फिर वह लोकल लैंग्वेज में थैंक यू बोलने की कोशिश करता है। उसका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी ऑकवर्ड था, लेकिन यह सुनते ही लिजी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह स्माइल करते हुए वही वर्ड दोबारा बोलती है और बताती है कि उसने सही कहा। एमसी कुछ पल के लिए साइलेंट हो जाता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अपनी पुरानी दुनिया में उसे कभी सिंपल ग्रेटिट्यूड भी फील नहीं हुई थी। इधर लिजी सीक्रेटली उसे देखने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि यह आदमी हर छोटी चीज़ के लिए इतना थैंकफुल क्यों रहता है। तभी उसे अचानक उनका ऑलमोस्ट किस वाला मोमेंट याद आ जाता है और उसका चेहरा एम्बैरेसमेंट से लाल हो जाता है। उसी समय एमसी काम खत्म करके सामान उठाने लगता है। लिजी जल्दी से उसकी मदद करने दौड़ती है, लेकिन गलती से उससे टकरा जाती है। कांटेक्ट होते ही वह तुरंत नर्वस होकर आंखें बंद कर लेती है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। लेकिन अगले ही पल एमसी सॉफ्टली उसके फोरहेड पर किस कर देता है। लिजी पूरी तरह फ्रीज हो जाती है। वह ऑकवर्ड होकर पीछे हटती है, जबकि एमसी उसकी रिएक्शन देखकर कंफ्यूज्ड हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एमसी फिर धीरे से उसके करीब आता है। इस बार लेजी खुद को मेंटली तैयार करती है कि शायद फिर फॉरहेड किस होगा, लेकिन अचानक एमसी उसके लिप्स पर जेंटल किस कर देता है। कुछ पल के लिए दोनों पूरी तरह साइलेंट रह जाते हैं। तभी नियर बाय खड़ी डॉर्थी उन्हें क्वाइटली देखती हुई नजर आती है। ये देखते ही लिजी एम्बैरेसमेंट से पैनिक कर जाती है और तुरंत अंदर भाग जाती है, जबकि एमसी ऑकवर्ड स्माइल के साथ वहीं खड़ा रह जाता है। थोड़ी देर बाद एमसी फायरवुड उठाकर बाहर जाने लगता है और डॉर्थी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है। छोटी बच्ची उसकी लंबी चाल के साथ मैच करने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ दूर जाने के बाद एमसी अचानक रुकता है और उसे एहसास होता है कि उसने अभी तक डॉर्थी को प्रॉपरली थैंक्स नहीं कहा। वह नीचे सामान रखता है और पहली बार उसका नाम लेकर उसे बुलाता है। जैसे ही डॉर्थी अपने नए नाम को उसके मुंह से सुनती है, उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। वह तुरंत एक्साइटेड होकर उसकी मदद करने लगती है। उधर कैबिन के अंदर लिजी जायंट वुल्फ की फर को ध्यान से साफ कर रही थी। तभी एमसी को अचानक रियलाइज होता है कि इस दुनिया में मॉन्स्टर पेल्ट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं। अब उसे समझ आता है कि लिजी इतनी केयरफुली उसे क्यों संभाल रही थी। डॉर्थी भी फर को छू छू कर खेल रही थी। उसकी सॉफ्ट फीलिंग उसे इतनी पसंद आती है कि वह उसी पर सिर रखकर लेट जाती है। ये क्यूट सीन देखकर लिजी हंस पड़ती है, जबकि एमसी साइलेंटली उन्हें देखकर स्माइल करता रहता है। उसके दिल में सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि वह फाइनली अपनी फैमिली को खुश देख रहा था। दिन धीरे धीरे गुजरने लगता है। लिजी मीट प्रिजर्व करने की तैयारी कर रही थी, जबकि एमसी ध्यान से हर चीज ऑब्जर्व कर रहा था, ताकि वह इस दुनिया के सर्वाइवल मेथड्स जल्दी सीख सके। उसे एहसास होता है कि अगर उसे इस फैमिली को सेफ रखना है तो सिर्फ ताकत काफ़ी नहीं होगी। उसे हंटिंग, ट्रेडिंग और इस दुनिया के रूल्स सब कुछ सीखना पड़ेगा। कुछ देर बाद वह फिर से बाहर काम करने जाने लगता है,
लेकिन तभी लिजी जल्दी से डोर के सामने आकर खड़ी हो जाती है। एमसी कंफ्यूज्ड होकर उसे देखता है। लिजी उसकी आर्म की तरफ इशारा करके बताने की कोशिश करती है कि वह अभी इंजर्ड है और उसे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन एमसी स्माइल करते हुए सॉफ्टली उसका शोल्डर टच करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वह ठीक है। इसके बाद वह फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है। जंगल में पहुंचकर एमसी एक बड़े ट्री को देखकर सोचता है कि यह वुड कटिंग प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट रहेगा। वह एक्स को मजबूती से पकड़ता है और पूरी ताकत से पहला स्विंग मारता है, लेकिन अगले ही पल जोरदार एक्सप्लोजन जैसी आवाज गूंजती है। ट्री ऑलमोस्ट बीच से टूट जाता है। एमसी खुद शॉक होकर पीछे हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी स्ट्रेंथ इतनी अब्सर्डली हाई कैसे हो गई। उधर कैबिन के पास सब कुछ पीसफुली चल रहा था। फिर अचानक डोर खुलता है और एमसी माउंटेन जितना बड़ा फायरवुड स्टैक अपनी पीठ पर लेकर अंदर आता है। ये देखकर लिजी और डॉर्थी दोनों पूरी तरह स्टन्ड रह जाते हैं। इतना भारी लोड उठाने के बावजूद एमसी कैजुअली अंदर आता है और फाइनली फ्लोर पर बैठ जाता है। उसे थोड़ा एग्जॉस्टेड देखकर लिजी तुरंत उसके पास आती है और सॉफ्टली उसकी आर्म मसाज करने लगती है। एमसी उसकी केयरिंग नेचर देखकर क्वाइटली थैंक यू बोलता है। तभी अचानक डॉर्थी एक्साइटेड होकर पानी का बेसिन उठाती है। वह अपने हाथ पानी में डुबोती है और फिर भागते हुए सीधे एमसी पर पानी छिड़क देती है। 1 सेकंड के लिए पूरा रूम साइलेंट हो जाता है। लिजी तुरंत पैनिक में डॉर्थी को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि एमसी नाराज हो जाएगा, लेकिन डॉर्थी पूरी इनोसेंस के साथ एमसी को देखती रहती है जैसे वह प्राइज एक्सपेक्ट कर रही हो। एमसी सिचुएशन समझ जाता है और हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ रख देता है। वह थैंक्स बोलता है जैसे डॉर्थी ने सच में उसकी मदद की हो। यह सुनते ही छोटी बच्ची और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर से पानी लाने दौड़ पड़ती है, जबकि लिजी और एमसी दोनों उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं। रात धीरे धीरे केबिन पर उतरने लगती है। फायरप्लेस के पास बैठा एमसी क्वाइटली अपनी फैमिली को देखता रहता है। उसके दिल में एक स्ट्रेंज वार्मथ थी। वह कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा पीसफुल मोमेंट आएगा जहां कोई उसका इंतजार करे, उसकी चिंता करे, उसके साथ हंसे। धीरे से वह खुद से प्रॉमिस करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह लिजी और डॉर्थी की स्माइल्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। रात के डिनर के दौरान तीनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। डोरीथ खेलते खेलते वहीं टेबल पर सो जाती है। एमसी धीरे से उसे अपनी आर्म्स में उठाता है और केयरफुली बेड पर सुला देता है। उधर लिजी किचन साफ करने लगती है। कुछ देर बाद एमसी क्वाइटली उसके पीछे आकर डिशेस ड्राई करने में हेल्प करने लगता है। काम करते हुए अचानक दोनों के हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। इंस्टेंटली एटमॉस्फेयर ऑकवर्ड और रोमांटिक हो जाता है। लिजी की हार्ट बीट तेज होने लगती है, जबकि एमसी सॉफ्टली उसकी तरफ देखता रहता है। फिर धीरे धीरे वह उसे अपनी तरफ खींचकर जेंटली हग कर लेता है। केबिन के अंदर सिर्फ फायरप्लेस की लाइट थी और बाहर पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद एमसी अपना लेदर वेस्ट उतारने लगता है ताकि सोने की तैयारी कर सके। यह देखकर लिजी थोड़ी नर्वस हो जाती है क्योंकि उसकी दुनिया में एक वाइफ का काम अपने हस्बैंड की मदद करना माना जाता था। बहुत हेजिटेशन के बाद वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ट्रेम्बलिंग हैंड्स से उसकी शर्ट पकड़ने की कोशिश करती है। एमसी उसकी ऑकवर्ड कोशिश देखकर तुरंत समझ जाता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मजाक उड़ाने के बजाय वह सॉफ्टली स्माइल करता है और उसे अपने पेस पर रहने देता है। लिजी एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना चेहरा छिपा लेती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वह बहुत वियर्ड बिहेव कर रही है। एमसी कामली उसका हाथ पकड़ता है और रियश्योर करता है कि उसे नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। दोनों कुछ सेकंड्स तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर एमसी धीरे से उसके कान के पास झुककर विस्पर करता है कि अब उन्हें रेस्ट करना चाहिए, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। एमसी उसे केयरफुली फायरप्लेस के पास बिछे ब्लैंकेट्स पर लिटा देता है ताकि उसे ठंड ना लगे। अब दोनों एक ही ब्लैंकेट के अंदर फेस टू फेस लेटे हुए थे। फायरप्लेस की सॉफ्ट लाइट उनके चेहरों पर पड़ रही थी और पूरा माहौल
स्ट्रेंजली काम लग रहा था। एमसी धीरे धीरे लिजी के लंबे बालों को सहलाने लगता है। सिर्फ इस सिंपल टच से ही लिजी के चेहरे पर शाई स्माइल आ जाती है। फिर एमसी सॉफ्टली उसके सिर पर किस करता है और उसे अपनी आर्म्स में लेकर क्लोज कर लेता है। उस मोमेंट में एमसी क्वाइटली डोरथी और लिजी को देखता है और उसके अंदर इमोशंस भरने लगते हैं। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पास आखिरकार एक फैमिली है। धीरे से वह मन ही मन सैंटा से प्रार्थना करता है कि इस बार उसकी खुशी उससे छीनी ना जाए। रात धीरे धीरे गुजर जाती है, लेकिन उसी दौरान लिजी एक नाइटमेयर देखकर अचानक उठ जाती है। उसे अपने पुराने अब्यूसिव पास्ट की याद आने लगती है। बचपन में वह अक्सर अपनी माँ की रोने की आवाज़ सुनते हुए डर के मारे ब्लैंकेट्स में छिप जाती थी। उसकी पूरी जिंदगी फेयर और पेन से भरी हुई थी, इसलिए उसके लिए यह बिलीव करना मुश्किल था कि कोई आदमी बिना वायलेंस के भी उसके साथ रह सकता है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र स्लीपिंग एमसी पर पड़ती है, उसका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। वह रियलाइज़ करती है कि एमसी ने अपनी खुद की आर्म को उसके पिल्लो की तरह इस्तेमाल किया हुआ है ताकि उसे आराम मिले। ये छोटी सी बात उसके दिल को डीपली टच कर देती है। पहली बार लिजी को लगता है कि शायद कपल लाइफ स्कैरी नहीं होती। धीरे धीरे उसके अंदर पीस फील होने लगती है। तभी एमसी की नींद हल्की सी खुलती है। आधी नींद में ही वह लिजी और डॉर्थी दोनों को अपनी तरफ खींचकर कोजी हग में ले लेता है। यह सडन क्लोजनेस लिजी की हार्ट बीट और तेज कर देती है। उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो जाता है, लेकिन इस बार वह दूर नहीं हटती, बल्कि सीक्रेटली विश करती है कि यह मोमेंट कभी खत्म ना हो। सुबह की सनलाइट कैबिन के अंदर आने लगती है। एमसी धीरे धीरे उठता है और केयरफुली बेड से बाहर निकलता है ताकि डॉर्थी की नींद ना टूटे। जाते जाते वह प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता है। कुछ देर बाद लिजी पानी से भरी वुडन बकेट लेकर रूम में आती है। एमसी तुरंत उसकी मदद करने के लिए बकेट पकड़ लेता है। वह आसानी से पूरा भारी पानी उठाकर कॉल्ड्रन में डाल देता है। फिर कैजुअली अपनी लैंग्वेज में लिजी से पूछता है कि क्या वह ठीक से सोई। बेशक लिजी उसकी बात नहीं समझ पाती, लेकिन उसकी जेंटल टोन सुनकर उसका चेहरा फिर से लाल हो जाता है। एमसी तुरंत समझ जाता है कि शायद उसे स्वीटहार्ट कहकर बुलाना ही उसकी एम्बैरेसमेंट की वजह है। वह स्माइल करते हुए पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाना चाहिए, लेकिन लिजी शर्माते हुए धीरे से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे वैसे ही बुलाता रहे। यह सुनते ही एमसी मजाक में फिर सॉफ्टली स्वीट हार्ट बोलता है। लिजी तुरंत अपना चेहरा हाथों से छिपा लेती है, जबकि एमसी उसकी क्यूट रिएक्शन देखकर हंसने लगता है। तभी अचानक बेड पर सो रही डॉर्थी नींद में उठकर लाउडली बोलती है कि उसे मीट खाना है। वह एक्साइटमेंट में तुरंत बेड से कूदती है और तेजी से फूड स्टोरेज की तरफ भागती है। उसकी हंग्री रिएक्शन देखकर एमसी और लिजी दोनों हंस पड़ते हैं। छोटी डॉर्थी बैरल को पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती रहती है ताकि मीट तक पहुंच सके। यह फनी सीन देखकर एमसी के चेहरे पर जेन्युइन स्माइल आ जाती है। उसी समय वह डिसाइड करता है कि आज वह और भी बड़ा हंट करेगा ताकि उसकी फैमिली कभी भूखी ना रहे। कुछ देर बाद वह कॉन्फिडेंटली फॉरेस्ट की तरफ निकल जाता है, लेकिन जंगल के अंदर जाते ही अचानक उसका कदम रुक जाता है। उसे हवा में एक बेहद हैवी प्रेशर फील होने लगता है। पूरा एटमॉस्फेयर सफोकेटिंग लग रहा था। एमसी तुरंत एक्स को टाइटली पकड़ लेता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि आसपास कुछ बहुत डेंजर्स मौजूद है। कुछ सेकंड्स बाद डार्क फॉग के अंदर से हैवी फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लगती है। एमसी पूरी तैयारी के साथ सामने देखने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सरप्राइज से फैल जाती हैं, क्योंकि उसके सामने कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक मिस्टीरियस हुडेड मैन खड़ा था। एमसी वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह गया। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये रहस्यमयी आदमी कौन है और जंगल के इतने सुनसान हिस्से में इसका क्या काम हो सकता है। कुछ देर बाद सीन फिर उसी हुड पहने हुए बूढ़े आदमी की तरफ चला जाता है। वह जंगल के बीच खामोशी से खड़ा जमीन पर फैले खून के निशानों को ध्यान से देख रहा था। वह नीचे झुककर उन निशानों को गौर से जांचता है और धीरे से खुद से बड़बड़ाता है, यहाँ किसी बीस्ट के निशान भी हैं। उसकी नज़रें और तेज हो जाती हैं। इतने साफ निशान तभी बचते हैं
जब जानवर बहुत बड़ा हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोचने लगता है, अगर किसी ने इसकी मदद भी की होती तो अलग बात थी, लेकिन वो तो बिल्कुल अकेला था। कई दिनों तक उस पहाड़ी आदमी को देखने के बाद भी साफ पता चलता है कि उसे ब्लेड तक ठीक से पकड़ना नहीं आता। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर बढ़ता गया, हर नया निशान उसके लिए और भी ज्यादा हैरान करने वाला होता गया। थोड़ी दूर आगे जाकर उसे फिर से खून दिखाई देता है। वह रुकता है और अविश्वास से कहता है, वो विशालकाय आदमी जिसे हंटिंग की बेसिक समझ भी नहीं है, उसने इतने बड़े बीस्ट को मार दिया। उसकी आंखों में शक और हैरानी दोनों दिखाई देने लगते हैं। नामुमकिन, एक प्रोफेशनल हंटर भी बिना हथियार के इतने बड़े बीस्ट का अकेले शिकार नहीं कर सकता। मुझे खुद जाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। उधर सीन फिर उसी पल में लौटता है जब हुड वाला बूढ़ा पहली बार एमसी के सामने आया था। दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन बूढ़े आदमी की नज़र पूरी तरह एमसी के हाथ पर टिक गई थी। उसके हाथ पर बने गहरे घावों को देखकर बूढ़े आदमी के दिमाग में कई सवाल उठने लगे। घावों के निशान देखकर तो साफ है कि ये वुल्फ बाइट हैं, लेकिन ऊपर की स्किन इतनी जल्दी कैसे हील हो गई? अगर इसे सच में इतना गहरा काटा गया होता तो इन्फेक्शन और फीवर कब का इसे मार चुके होते। हड्डियां तक दिख रही थीं, वेन्स और मसल्स सब फट जाने चाहिए थे, फिर भी यह आदमी आराम से चल फिर रहा है। जितना ज्यादा वह सोचता, मामला उतना ही अजीब लगता। तभी अचानक उसके दिमाग में एक संभावना आती है। तो सिर्फ एक ही एक्सप्लेनेशन बचती है, क्या ये आदमी कोई मेज है? कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई देता है, लेकिन उसी कंफ्यूजन के पीछे एक्साइटमेंट भी धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। इस दुनिया में मैजेज होते हैं, ऐसे लोग जिनसे आम इंसान जिंदगी में शायद ही कभी मिलते हैं। अगर ये सच में मेज है तो शायद आखिरकार वो मौका मेरे सामने आ चुका है। इतना सोचते ही उसके चेहरे पर हुड के नीचे एक डरावनी मुस्कान फैल जाती है। उसकी आंखों में अंधेरे से भरी उम्मीद चमकने लगती है। बदला लेने का मौका, वो मौका जिसके बारे में मैंने सोचा था कि अब मौत तक कभी नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ एमसी भी उस बूढ़े आदमी को देखकर असहज महसूस कर रहा था। उसके मन में लगातार सवाल चल रहे थे, ये आखिर है कौन? कुछ देर चुप रहने के बाद बूढ़ा आदमी अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसके हर शब्द में सालों का दर्द छिपा हुआ महसूस हो रहा था। अब मैं एक जिद्दी बूढ़ा आदमी हूँ, लेकिन कभी मैं भी जवान था। अगर कोई किसी नोबल के जंगल या पहाड़ का फॉरेस्ट कीपर बनता था तो उसे बैटल फील्ड में लड़ना पड़ता था। अगर वहाँ मिलिट्री मेरिट मिल जाए तो इंसान लॉर्ड का रिटेनर तक बन सकता था। उसकी आंखें अतीत में खो जाती हैं। मैं अपने पिता को पीछे छोड़कर गांव गांव घूमता रहा, सिर्फ इसलिए ताकि एक इंडिपेंडेंट हंटर बन सकूं। कुछ समय बाद मुझे एक गांव का माउंटेन कीपर बनने का मौका मिला। वो पहाड़ बहुत समृद्ध था। जंगल में गेम एनिमल्स की कोई कमी नहीं थी, बस एक दिक्कत थी, फायरवुड की कमी। वह हल्की कड़वी मुस्कान देता है, क्योंकि आम लोग भी लॉर्ड के जंगल में जा सकते थे, इसलिए विलेजर्स को हमेशा पहाड़ के अंदर तक लकड़ी लेने जाना पड़ता था। उस वक्त मुझे लगा ये अच्छी बात है, इससे मैं टेरेन को बेहतर समझ पाऊंगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि विलेजर्स सिर्फ पहाड़ के शैलो हिस्सों से ही लकड़ी क्यों इकट्ठा करते थे। कुछ पल के लिए माहौल शांत हो जाता है, फिर उसकी आवाज़ और ठंडी हो जाती है। फॉरेस्ट कीपर बनने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करते वक्त इंसान के चारों लिम्स सही सलामत होने चाहिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज होने से ठीक पहले मैं उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन पहाड़ों में गोब्लिन्स रहते होंगे। अब उसकी आवाज़ में नफरत साफ सुनाई देने लगती है। गोब्लिन्स इंसानी औरतों को उठा ले जाते हैं और उनसे ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो गांव पहले से ही इन्फेमस था, क्योंकि वहाँ औरतें गायब होती रहती थीं। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। सब कुछ छिन गया, लेकिन मैं सिर्फ एक वजह से जिंदा रहा, गॉब्लिन्स से बदला लेने के लिए। उसकी आंखों में आज भी वही दर्द बाकी था। मैं विलेजर्स से भी नफरत करता था,
क्योंकि उन्होंने मुझसे सच छुपाया, लेकिन फिर भी दशकों तक उन्हीं के साथ रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे यकीन था कि एक दिन मैं उन गोबलिन से बदला ज़रूर लूँगा। फिर उसकी नज़र दोबारा एमसी पर टिक जाती है। ये आदमी कर सकता है। वह मन ही मन एमसी का निरीक्षण करने लगता है। इतना बड़ा शरीर, इतनी मॉन्स्ट्रस ताकत, और ऊपर से ये एब्सर्ड हीलिंग एबिलिटी, ऐसा इंसान आसपास कहीं नहीं मिलेगा। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। अभी गोबलिन्स पहाड़ों के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन जैसे ही औरतों की कमी होगी वो फिर गांव पर हमला करेंगे। उससे पहले मुझे इस आदमी को एक एक्सेप्शनल हंटर बनाना होगा। फिर वह मन ही मन एक और फैसला करता है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता, गॉब्लिन डेन की बात इसे नहीं बतानी। कॉन्ट्रैक्ट के बाद बाइंडिंग फोर्स इसे भागने नहीं देगी। तभी एमसी हल्का सा झुककर बूढ़े आदमी को रिस्पेक्ट दिखाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी तुरंत नोटिस करता है कि ग्रीटिंग देते वक्त भी एमसी अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे रखे हुए है। ये मुस्कुरा जरूर रहा है, लेकिन पूरी तरह गार्ड डाउन नहीं किया। अब बूढ़ा आदमी और ज्यादा यकीन करने लगता है कि एमसी उतना सिंपल नहीं जितना दिखता है। फिर वह सीधे उसकी तरफ देखकर कहता है, आज से मैं तुम्हें वो सब सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। तुम एक बेहतरीन हंटर बनोगे। एमसी थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। वह बूढ़े आदमी के इरादे समझ नहीं पा रहा था। अगली सुबह जल्दी एमसी की आंख खुलती है। वह उनींदी आवाज में कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे अभी आंख बंद की थी और फिर से सुबह हो गई। घर के अंदर लिजी और डॉर्थी आग के पास मीट ग्रिल कर रही थी। एमसी बाहर जाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी खिड़की से उसे बाहर खड़ा वही बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उसे देखते ही एमसी फिर सतर्क हो जाता है। मैं इसे घर के अंदर आने की आदत नहीं डालना चाहता, खासकर जब मैं आसपास न रहूं और घर में सिर्फ लिजी और डॉर्थी हूं। बाहर बूढ़ा आदमी हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था, लेकिन उसकी स्माइल काफी सस्पिशियस लग रही थी। एमसी मन ही मन सोचता है, ये मुस्कान बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे सैलरी नेगोशिएशन के समय एचआर मैनेजर देता है। फिर भी एमसी समझ सकता था कि बूढ़ा आदमी अपने तरीके से पोलाइट बनने की कोशिश कर रहा है। तभी लिजी पीछे से एमसी को बुलाती है। एमसी उसकी तरफ मुड़ता है। लिजी, मैं ठीक हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगा। लिजी उसके लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। उसे देखकर एमसी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ये बिल्कुल पत्नी की तरह मेरे लिए लंच बना रही है, सच में पूरी कोशिश कर रही है। उसके मन में एक और विचार आता है, ये बहुत अडोरेबल है। उधर छोटी डोरीथ चुपचाप अपनी माँ को देख रही थी। जैसे ही उसे लगा कि एमसी जाने वाला है, वह तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। लिजी जल्दी से लंच बॉक्स एमसी को देती है और कहती है, जल्दी जाओ और खाना जरूर खाना। उन दोनों की चिंता देखकर एमसी के दिल में एक अजीब गर्माहट भर जाती है। ऐसा फैमिली होना जो मेरी फिक्र करे, सच में अच्छा लगता है। लिजी चिंता भरी आंखों से उसे देखती है और धीरे से कहती है, सुरक्षित वापस आना। एमसी हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं वापस आऊंगा। तभी डोरीथ भी दौड़कर आती है और अपनी छोटी आवाज में कहती है, पापा जल्दी वापस आना। एमसी उसे देखकर फिर मुस्कुराता है, मैं जरूर लौटूंगा। उन दोनों के मुस्कुराते चेहरे देखकर एमसी के दिल में वार्मथ भर जाती है। मेरी अचानक मिली वाइफ और डॉटर सच में बहुत अडोरेबल हैं, लेकिन फिलहाल उसे बूढ़े आदमी के साथ पहाड़ों के अंदर जाना था। दोनों काफी देर तक जंगलों और पहाड़ों के अंदर चलते रहे। चलते चलते एमसी को शक होने लगता है, ये आखिर मुझे दिखाना क्या चाहता है जिसके लिए इतना दूर लेकर आया है। तभी बूढ़ा आदमी अचानक रुक जाता है और जमीन की तरफ इशारा करता है। एमसी ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि वह फुटप्रिंट्स दिखा रहा है। बूढ़ा आदमी अपने पैरों से जमीन पर कुछ खास तरह की मूवमेंट्स करता है। एमसी उन निशानों को गौर से देखता है और तुरंत हैरान हो जाता है। इसके फुटप्रिंट्स इतने अजीब क्यों हैं? क्या ये कोई स्पेशल फुटवर्क है, जैसे 1000 पाउंड स्टेप या अर्थ शैटरिंग स्टंप? एमसी तुरंत फैसला करता है, अगर मुझे ये सीखना है तो इसकी हर मूवमेंट को बिल्कुल कॉपी करना होगा। और फिर वह स्टेप बाय स्टेप बूढ़े आदमी की फुटवर्क इमिटेट करने लगता है। इसके बाद बूढ़ा आदमी उसे पहाड़ों के रास्ते सिखाने लगता है। ट्रेनिंग उम्मीद से कहीं ज़्यादा डिटेल्ड थी। कभी
वह एमसी को अलग अलग पेड़ों की बार्क छूने को कहता ताकि वह टेरेन का फ़र्क समझ सके, तो कभी उसे एक जगह खड़ा करके ज़मीन के एहसास को याद करने को मजबूर करता। ट्रेनिंग बेहद रिपीटेटिव और कठिन थी, लेकिन धीरे धीरे एमसी पहाड़ों को अलग नज़र से समझने लगा। काफ़ी देर बाद दोनों आराम करने बैठते हैं। एमसी तुरंत एक्साइटेड होकर अपना लंच बॉक्स निकालता है। फाइनली लिजी के हाथ का खाना खाने को मिलेगा, लेकिन तभी बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज़ में कहता है, यहाँ लंच मत खोलना। एमसी कंफ्यूज्ड हो जाता है। बूढ़ा आदमी समझाता है, इंसानों के बनाए खाने की स्मेल पहाड़ों की नेचुरल हवा से बिल्कुल अलग होती है। अगर इसकी खुशबू फैल गई तो वाइल्ड बीस्ट्स तुरंत यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनते ही एमसी तुरंत लंच बॉक्स बंद कर देता है। वह उसे हाथ में पकड़कर हल्की उदास मुस्कान देता है। लिजी सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत से ये खाना बनाई, उम्मीद है ये पहली और आखिरी बार न बन जाए। उसकी आंखें हल्की नम होने लगती हैं। मुझे सच में रोना आ रहा है। कुछ देर बाद बूढ़ा आदमी एमसी को अपने घर ले जाता है। जंगल के बीच बना छोटा सा लकड़ी का घर आसपास के माहौल में पूरी तरह घुला हुआ था। एमसी चारों तरफ देखकर कहता है, तो आप यहाँ रहते हैं? बूढ़ा आदमी बिना जवाब दिए अंदर जाता है और कुछ देर बाद कई वेपन्स लेकर बाहर आता है। तभी एमसी की नज़र एक अजीब शेप वाले बों पर पड़ती है। ये बों इतना अलग क्यों दिख रहा है? मैंने ऐसे बॉज पहले कभी नहीं देखे। बूढ़ा आदमी उसे बाव थमाते हुए कहता है, इसे उठाओ और मेरे पीछे आओ। जैसे ही एमसी बाव पकड़ता है, उसका हाथ वजन से नीचे झुक जाता है। क्या मैं सच में इसे चला पाऊंगा? दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी आराम से अपना बाव तैयार करता है। उसकी हर मूवमेंट इतनी स्मूथ थी जैसे समय ही रुक गया हो। फिर अगले ही पल वह एरो छोड़ता है। एरो हवा को चीरता हुआ सीधा टारगेट के सेंटर में जाकर धंस जाता है। एमसी पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। फिर वह खुद बाव पकड़कर बूढ़े आदमी की पोस्चर इमिटेट करने लगता है। बूढ़ा आदमी उसके पास आकर उसकी स्टैंस और टेक्निक ठीक करने लगता है। एमसी मुश्किल से बों स्टेडी रख पा रहा था। इतना भारी बों पकड़कर भी इसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे। एमसी मन ही मन खुद को मोटिवेट करता है, मुझे और मेहनत करनी होगी। आज जो नए वर्ड्स और हंटर मूवमेंट्स सीखे हैं उन्हें नेचुरली करना सीखना होगा। मुझे ऐसा आदमी बनना है जो अपनी वाइफ और डॉटर को अच्छे से प्रोटेक्ट और प्रोवाइड कर सके। उधर घर में लिजी फायरप्लेस के पास बैठी थी। डोरती खुशी खुशी गाना गा रही थी। आसमान नीला है, बर्फ सफ़ेद है, लिजी के बाल चमकते हैं, एमसी के बाल काले हैं और फायरप्लेस के सामने बैठकर मीट खाने से मुझे अच्छा लग रहा है। खाना ख़त्म करने के बाद डॉर्थी पेट पकड़कर कहती है, मैं बहुत भर गई हूँ, ऐसा लग रहा है मीट मेरे पेट में फूल रहा है। लिजी उसकी बात सुनकर हंस पड़ती है। डॉर्थी चुपचाप उसे देखती है। एमसी के आने के बाद से लिजी ज़्यादा मुस्कुराने लगी है। पहले हम लगभग कभी नहीं हंसते थे, लेकिन खुशियों के बीच अचानक उसके मन में डर आने लगता है। एमसी आखिर है कौन? अगर वो लेजी का हस्बैंड है तो मेरे लिए क्या है? उसका दिल धीरे धीरे डर से भरने लगता है। क्या वो मुझे छोड़कर चले जाएंगे जैसे मेरे असली पिता चले गए थे? तभी अचानक बाहर से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। डॉटरी बेड से उठकर पहले मीट की तरफ भागती है। बाहर की आवाज सुनकर झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। डॉर्थी डर से कांप जाती है। वह बाहर झांकती है और उन आदमियों को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। ये वही लोग हैं जो हमेशा मेरे पिता को धमकाते थे। उसकी पुरानी यादें लौटने लगती हैं। बाहर येलो हेयर्ड आदमी लिजी के बाल पकड़कर उसे खींच रहा था। बताओ, ये मीट कहाँ से आया? तुमने चुराया है ना? लिजी दर्द में भी मना करती है। नहीं, मेरे हस्बैंड ने हंट किया है, लेकिन वे लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। वे घर में घुस जाते हैं और जायंट वुल्फ स्किन देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। इतनी बड़ी वुल्फ स्किन, इसे बेचकर बहुत पैसा मिलेगा। तुरंत वे लोग घर लूटने लगते हैं। डॉर्थी डर के मारे बेड के नीचे छिप जाती है। लिजी अपनी सामान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। वो लोग लिजी को जंगल ले जाने की बात करते हैं। लिजी डर जाती है। येलोड हेयर आदमी लिजी को नीचे गिराता है। लिजी बेड के नीचे डॉर्थी को छुपे देखती है। डॉर्थी बेचारी अपने मन में क्या करूं बोल रही थी। तब एक येलोड हेयर आदमी
अपने दोस्त को बोलता है, तुम लोग सामान को कैरी करो, मैं लड़की को करता हूँ। फिर येलो हेयर्ड आदमी लिजी को पकड़कर बाहर घसीटता है। अगर अपने हस्बैंड को बताया तो रात में घर जला देंगे। उनके जाने के बाद डोरीथ डर कर रोने लगती है। एमसी, जल्दी वापस आओ। उधर एमसी लौटते वक्त सोच रहा था, आज का दिन बहुत लंबा था। तभी उसे दूर से डोरीथिट के रोने की आवाज सुनाई देती है। उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। डॉर्थी ऐसे कभी नहीं रोती, जरूर घर में कुछ हुआ है। और अगले ही पल वह टेरिफाइंग स्पीड से घर की तरफ दौड़ पड़ता है। वह पहुंचते ही बिना कुछ बोले रेड हेयर्ड आदमी के चेहरे पर जोरदार पंच मारता है। आदमी तुरंत बेहोश होकर गिर जाता है। दूसरे आदमी को वह नी स्ट्राइक से गिरा देता है। फिर उसकी नजर येलो हेयर्ड आदमी पर टिक जाती है। एमसी उसे पकड़कर जमीन पर पटक देता है और बेरहमी से पंचेस बरसाने लगता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इंसानी नेचर बहुत गंदी होती है। एक बार अगर लोग तुम्हें कमजोर समझ लें तो सब खत्म हो जाता है। उसके शरीर से टेरिफाइंग ऑरा निकलने लगती है। मुझे इनके दिमाग में डर बिठाना होगा ताकि दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करें। वह दोबारा येलो हेयर्ड आदमी की तरफ बढ़ता है। तभी बूढ़ा आदमी पहुंचकर जोर से चिल्लाता है, शांत हो जाओ, अपनी बेटी को देखो, वो कितनी डरी हुई है। एमसी तुरंत मुड़कर डोरथी को देखता है, जो दरवाजे के पास खड़ी रो रही थी। उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। लिजी चुपचाप उसे देख रही थी। ये हमेशा इतना जेंटल लगता था, लेकिन गुस्से में कितना डरावना हो सकता है। कुछ पल के लिए उसे अपने पुराने पति की याद आ जाती है। उसे डर लगता है कि कहीं एमसी भी उसे चोट न पहुंचाए। लेकिन जैसे ही वह उसकी आंखों में देखती है, उसका डर गायब हो जाता है। उसकी आंखें मुझे डराने वाली नहीं थीं, वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था। एमसी धीरे से उसके पास आता है और उसका नाम लेता है। लिजी अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे से एमसी का हाथ पकड़ लेती है। उसके हाथ की गर्माहट पूरे शरीर में फैल जाती है। पहली बार उसे महसूस होता है कि वह सच में सुरक्षित है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। जब तक मैं इस इंसान के साथ हूं, शायद कुछ बुरा नहीं होगा। कांपती आवाज में वह आखिरकार एमसी का शुक्रिया अदा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एमसी चुपचाप लिजी की तरफ देख रहा था, जो अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए थी। एमसी ने धीमी आवाज में उसका नाम लिया, लिजी। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। उसी पल लिजी के अंदर दबे हुए सारे इमोशंस जैसे बाहर आने लगे। वह अब अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बिना कुछ बोले वह अचानक एमसी के और करीब आई और उसे मजबूती से गले लगा लिया। एमसी उसकी इस रिएक्शन से थोड़ा सरप्राइज्ड जरूर हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने भी उसे जेंटली हग करते हुए धीमी आवाज में कहा, थैंक यू। लेकिन ये वर्ड सुनकर लिजी के मन के अंदर और ज्यादा कंफ्यूजन भर गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये मुझे थैंक यू क्यों बोल रहा है? अगर किसी को थैंक यू कहना चाहिए तो वो मैं हूं। थोड़ी दूरी पर डॉर्थी खड़ी होकर ये पूरा सीन चुपचाप देख रही थी। लेकिन जहां एमसी और लिजी के बीच का माहौल इमोशनल था, वहीं डॉर्थी के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ चुका था और उसका शरीर हल्का कांप रहा था, जैसे वह अभी भी किसी भयानक नाइटमेयर में फंसी हुई हो। जल्द ही लिजी की नजर उस पर पड़ी और उसने तुरंत चिंता भरी आवाज में कहा, डॉर्थी। जैसे ही उसने डॉर्थी की हालत देखी, वह बिना एक पल गंवाए तुरंत उसकी तरफ भागने लगी। वहीं दूसरी तरफ एमसी ने उनके पीछे जाने के बजाय बाहर ही रुकने का फैसला किया। वह दोनों के बीच की बातों में इंटरफियर नहीं करना चाहता था। उसे लगा कि उन्हें थोड़ा अकेला छोड़ना बेहतर होगा। आखिरकार लिजी डॉर्थी के पास पहुंच गई। उसने चिंता से उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, डॉर्थी, तुम ठीक हो ना? लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंची, उसे महसूस हुआ कि डॉर्थी का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। डॉर्थी खुद भी अपने इमोशंस को शांत नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही टेरिफाइंग थॉट्स घूम रहे थे। मदद मैंने मांगी थी, लेकिन फिर उसके सामने एमसी के वो विशाल फिस्ट्स घूमने लगे जो उन आदमियों पर टूट पड़े थे। वो डरावने दृश्य उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहे थे। उसे बार बार अपनी स्टेप मदर
और लिजी का सूजा हुआ चेहरा याद आ रहा था। उनके चेहरे लाल, नीले और पीले ब्रूजेस से भर चुके थे। जितना ज्यादा वह उन पेनफुल मेमोरीज को याद करती, उतना ही ज्यादा डर उसके दिल को जकड़ता जा रहा था। उसके मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं एक दिन मेरा चेहरा भी ऐसा ही ना हो जाए। सिर्फ ये सोच ही उसे अंदर से कंप्लीटली हेल्पलेस महसूस कराने के लिए काफ़ी थी। धीरे धीरे डॉर्थी की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन रोते हुए भी उसके दिमाग में पुरानी पेनफुल मेमोरी वापस आ गई। रोना मत, अगर रोई तो और ज्यादा मार पड़ेगी। ये क्रूअल वर्ड्स उसके दिल में इतने गहरे उतर चुके थे कि आज भी वह अपने इमोशंस दिखाने से डरती थी। अपने कांपते हुए इमोशंस को संभालने की कोशिश करते हुए डॉर्थी टूटती आवाज में बोली कि उसे लिजी से तुरंत अपोलोजाइज करना है। उसे लग रहा था कि गलती उसी की थी और उसे अब भी सब कुछ साफ करना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। डरते हुए उसने कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है कि कहीं लिजी भी उसके साथ वैसा ही बिहेव ना करने लगे जैसे उसकी स्टेप मदर किया करती थी, जैसे वह कोई गोस्ट हो। इसके बाद कांपते हुए हाथों से उसने अपना हाथ लिजी की तरफ बढ़ाया और कमज़ोर आवाज़ में बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करने के बजाय छुप गई थी। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ना, गलती मेरी थी। उसके दिल में भरा गिल्ट आखिरकार बाहर निकल चुका था। उसे सच में लग रहा था कि उसने लिजी को उस वक्त अकेला छोड़ दिया था जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और फिर से अकेला रह जाने का डर उसे अंदर तक तोड़ रहा था। लेकिन जैसे ही लिजी ने उसकी बातें सुनी, उसने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत डॉर्थी को अपने गर्म एम्ब्रेस में खींच लिया। उसे कसकर पकड़ते हुए वह सॉफ्टली बोली, डॉर्थी, तुम कैसी बातें कर रही हो? जब हमारी नज़र मिली थी तब मैंने सिर्फ इसलिए प्रिटेंड किया था कि मैं तुम्हें नहीं जानती, क्योंकि मुझे डर था कि वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। उसकी आवाज़ बेहद सॉफ्ट और कंफर्टिंग थी। वह डॉर्थी को समझाना चाहती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लिजी ने उसे रीअश्योर करते हुए कहा, डॉर्थी को गिल्टी फील करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये वर्ड सुनकर डॉर्थी ने धीरे से आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और धीमी आवाज़ में पूछा, सच में? उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे उसे काइंडनेस पर यकीन ही ना हो। लिजी फिर वार्मली मुस्कुराई और सॉफ्टली बोली, तुम डर गई थी ना, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि पापा यहाँ हैं। जैसे ही डॉर्थी ने वो वर्ड सुना, उसके चेहरे पर तुरंत कन्फ्यूजन आ गया। पापा? उसने डिसबिलीफ में दोहराया। लेकिन मेरे पापा तो मर चुके हैं। उसके लिए ये बात समझना मुश्किल था। उसका असली पिता अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए अचानक किसी को पापा कहना उसके लिए बेहद कंफ्यूजिंग था। तब लिजी ने धीरे से पूछा, डॉर्सी, क्या तुम्हें नहीं पता एमसी कौन है? डॉर्सी ने कंफ्यूजन में उसका नाम दोहराया और बोली, एमसी, लिजी का हस्बैंड, मैं इतना जानती हूँ। लिजी मुस्कुराई और सिर हिलाते हुए बोली, एग्जैक्टली, एमसी मेरा हस्बैंड है, तो इसका मतलब वो डॉर्थी के पापा भी हुए। ये सुनते ही डॉर्थी की आंखें चौड़ी हो गईं। पापा, उसने इस बार धीरे से कहा, जैसे वह उस शब्द का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। इसके बाद लिजी ने प्यार से समझाते हुए कहा, मैं डॉर्थी की स्टेप मदर हूँ। डॉर्थी ने धीरे से सिर हिलाया। इसे देखकर लिजी मुस्कुराई और बोली, तो जब डॉर्थी मेरी बेटी है तो एमसी उसके पापा भी हुए। डॉर्थी को अपनी ईयर्स पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और बाहर खड़े एमसी की तरफ देखने लगी। उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखते हुए वह डिसबिलीफ में फुसफुसाई, वो मेरे पापा हैं। लिजी ने तुरंत कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन एमसी तुम्हारे पुराने पिता जैसे नहीं हैं। वो हमें मारते नहीं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उसके वर्ड्स में ऐसी वार्मथ थी जो डॉर्थी ने शायद अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। पहली बार उसके लिए पापा शब्द डरावना नहीं लगा। डॉर्थी फिर से एमसी की तरफ देखने लगी। वह अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार कांपती हुई इनोसेंट आवाज में उसने पूछा, तो एमसी ने उन स्केरी लोगों को इतनी बुरी तरह इसलिए मारा क्योंकि वो डॉर्थी के पापा हैं, क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी थी। वह खुद ही डिसबिलीफ में उन वर्ड्स को दोहराने लगी। इसके बाद उसने धीरे से खिड़की के बाहर खड़े एमसी की तरफ देखा। उसके दिल के अंदर एक अजीब सी वार्मथ भरने लगी। ऐसा एहसास
जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर लगभग अनकॉन्शियसली वह धीरे धीरे एक्साइटेड आवाज में बार बार एक ही वर्ड बोलने लगी, पापा पापा। उसके दिमाग में काउंटलेस थॉट्स एक साथ उमड़ने लगे। इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा शरीर, इतने बड़े हाथ पैर वाले इंसान मेरे पापा हैं। एक सुपर स्ट्रॉन्ग और अमेजिंग पापा जो डोरथी और लेजी को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि वह अभी अंदर थी, इसलिए एमसी उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। अपने इमोशंस को और ज्यादा कंट्रोल ना कर पाते हुए डॉर्थी तुरंत भागते हुए बाहर एमसी की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे जैसे वह उसके करीब पहुंच रही थी, उसके दिमाग में और थॉट्स आते जा रहे थे। वो मुझे मारते नहीं, रात में सोते समय मुझे कसकर पकड़ते हैं। वो मुझ पर मुस्कुराते हैं। उन्होंने मुझे मीट दिया, उन्होंने मुझे नाम भी दिया। डॉर्थी के लिए ये छोटी छोटी काइंडनेस दुनिया की सबसे प्रेशियस चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती थी। उसका दिल खुशी से कांप उठा जब उसे एक अनबिलीवेबल बात महसूस हुई। जिस इंसान ने मुझे मेरा नाम दिया वही मेरे पापा हैं। कितना वंडरफुल है ये, बार बार पापा पापा कहते हुए डॉर्थी आखिरकार एमसी के बिल्कुल पास पहुंच गई। उसी समय एमसी पीछे मुड़ा और उसने डोरीथी को स्पार्कलिंग आईज के साथ खुद को पापा कहते देखा। उसे देखते ही एमसी का एक्सप्रेशन पूरी तरह सॉफ्ट हो गया। बिना एक पल गंवाए उसने तुरंत डॉर्थी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। भले ही वह उसके सारे वर्ड्स पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल के अंदर वह उसकी फीलिंग्स समझ चुका था। अपने मन में एमसी ने क्वाइटली सोचा, डोरी बार बार ऐसे वर्ड्स बोल रही है जो मैं नहीं जानता, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं उनका मतलब समझता हूँ। उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ मोमेंट्स बाद अचानक उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। ये कैसी स्मेल है? उसने एक सेकंड सोचा और फिर तुरंत ट्रूथ समझ गया। डॉर्थी ने खुद पर पी कर दिया। ये नोटिस करने के बाद भी एमसी हेल्पलेस स्माइल किए बिना नहीं रह पाया। डोरीथी इतनी इनोसेंट और खुश दिख रही थी कि उसे इस बारे में सोचकर भी बुरा लग रहा था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रिमाइंड किया, मुझे इसके कपड़े तुरंत बदलने होंगे, नहीं तो इसे ठंड लग जाएगी। उसी समय लिजी भी बाहर भागते हुए आ गई। जैसे ही वह उनके पास पहुंची, एमसी ने नेचुरली उसे भी अपने एम्ब्रेस में खींच लिया और दोनों को एक साथ अपनी बड़ी बाहों में पकड़ लिया। वो वार्म मोमेंट पहली बार सच में एक रियल फैमिली जैसा लग रहा था। लेकिन तभी डॉर्थी की नज़र अचानक पीछे गई और उसने एक्साइटमेंट में जोर से कहा, मीट। उसकी आंखें चमक उठीं। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वह तुरंत उसकी तरफ भागी। उसकी अचानक रिएक्शन देखकर एमसी और लिजी दोनों कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने सरप्राइज से देखा कि डोरथी जमीन पर पड़े बॉडीज के पास गई और वहां रखी बास्केट के सामने रुक गई। इतनी छोटी होने के बावजूद उसने तुरंत उस हैवी बास्केट को उठाने की कोशिश शुरू कर दी। नेचुरली वो बास्केट उसके लिए बहुत भारी थी और शुरुआत में तो वो हिल्ली तक नहीं, लेकिन इसके बावजूद डोरीथी ने हार नहीं मानी। दांत भींचकर वह अपनी पूरी ताकत लगाती रही। उसे इतनी सीरियसली स्ट्रगल करते देख एमसी और लिजी दोनों उसकी मदद करने आगे बढ़े, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही डोरीथी धीरे धीरे खुद से बास्केट उठाने लगी। ये अनबिलीवेबल सीन देखकर एमसी शॉक में उसे देखने लगा। फिर अपने मन में डिसबिलीफ के साथ बोला, इनक्रेडिबल। मीट के लिए इसका ऑब्सेशन सच में टेरिफाइंग है। डॉर्थी को इतनी डेस्परेटली स्ट्रगल करते देख एमसी तुरंत उसकी मदद करने पहुंचा। जैसे ही डॉर्थी ने पीछे मुड़कर अपने पापा को देखा, उसकी आंखें फिर से एक्साइटमेंट से चमक उठीं। एमसी ने आसानी से बास्केट पकड़ लिया और उसके साथ मिलकर उसे उठा लिया। सिर्फ मीट से भरी एक कंटेनर उठाने पर बच्चे की आंखों में अपने लिए इतनी एडमिरेशन देखकर एमसी अंदर ही अंदर अम्यूज्ड महसूस करने लगा। अपने मन में उसने क्वाइटली सोचा, सिर्फ एक बास्केट मीट उठाने पर किसी बच्चे से ऐसा लुक मिलना, हीरो बनना सरप्राइजिंगली आसान है। उसी समय दूसरी तरफ से लिजी ने आवाज़ लगाई, मीट अंदर ले आओ और डॉर्थी को भी अंदर ले जाओ, बाहर डेंजरस है। उसकी बात सुनकर एमसी ने काल्मली सिर हिलाया। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि तीनों साथ में मीट लेकर वापस कमरे के अंदर जा रहे थे। अंदर का माहौल बाहर के टेरिफाइंग कैओस के
मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वार्म और सेफ महसूस हो रहा था। सब कुछ संभालने के बाद आखिरकार एमसी अकेला फिर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंचा, उसके चेहरे की सारी वार्मथ गायब हो गई और उसकी जगह डीप एंगर ने ले ली। उसका उन तीनों आदमियों को छोड़ने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। उसके मन में साफ था कि वह उन्हें ख़त्म कर देना चाहता है ताकि वो दोबारा कभी उसके फैमिली के लिए ख़तरा ना बन सके। लेकिन इससे पहले कि वह अपने वायलेंट थॉट्स पर एक्ट करता, बूढ़ा आदमी अचानक उसके सामने आ गया और फॉर्मली बोला, अब और लोगों को मारना या पीटना मत। ये वर्ड सुनते ही एमसी ने उसकी तरफ देखा और कोल्ड आवाज में कहा, तुम मुझे इन्हें मारने से रोक रहे हो। ये कहते हुए भी वह अंदर ही अंदर डीपली सोचने लगा, सही कह रहा है, अगर मैं पकड़ा गया या फिर से स्लेव बना दिया गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सिर्फ इस थॉट ने उसे थोड़ा काम होने पर मजबूर कर दिया। अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहा था, अब चीजें बदल चुकी थीं। एमसी ने गुस्से से जमीन पर पड़े उन आदमियों को घूरा और दांत भींचकर बोला, तुम कमीने। लेकिन उसके मन के अंदर थॉट्स और भी डार्क हो चुके थे, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूं, इसलिए अभी तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे याद रखूंगा। अगर दोबारा रास्ते टकराए तो तुम्हें मौत से भी बदतर अंजाम मिलेगा। उसकी किलिंग इंटेंट बिल्कुल खत्म नहीं हुई थी, वह बस उसे अभी फोर्सफुली दबा रहा था। खुद को थोड़ा शांत करने के बाद एमसी की नज़र बाहर बिखरे हुए सप्लाईज पर पड़ी। उसने सोचा, कम से कम ये सामान तो ले लेना चाहिए। पहाड़ों में जहाँ खुद सरवाइव करना पड़ता है, वहाँ ये चीज़ें बेहद ज़रूरी होती हैं। माउंटेन्स में सर्वाइवल पूरी तरह रिसोर्सेज पर डिपेंड करता था। यूजफुल सप्लाईज को वेस्ट करना आगे चलकर उनके लिए बड़ी मुश्किल बन सकता था। उसी समय एमसी ने डोरवे से अंदर की तरफ देखा। वहां लिजी और डॉर्थी साथ बैठे जेन्युइनली खुश और सेफ दिख रहे थे। उन्हें देखते ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन फिर से सॉफ्ट हो गया। कुछ पलों के लिए उसके अंदर का सारा रेज शांत पड़ गया। बिना कुछ बोले उसने बाहर पड़े बाकी सप्लाईज उठाए और उन्हें अंदर ले जाने लगा। जैसे ही वह उस कमरे की तरफ वापस बढ़ा जहां उसकी वाइफ और डॉटर उसका इंतजार कर रही थी, उसके दिल के अंदर एक पावरफुल थॉट गूंज उठा। एक बार फैमिली खोना ही काफी था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन और मजबूत हो गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मैं इन्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा। एमसी लीजी की गालों पर हाथ रखे हुए उसे देख रहा था, क्योंकि लीजी के फेस पर चोट के निशान थे। एमसी सैड होकर मन में सोचता है कि अगर मैं मैजिक यूज कर सकता तो मैं इस तरह के निशानों को पल भर में गायब कर सकता था। एमसी को इतना सैड देखकर लीजी भी उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, मैं ठीक हूं। फिर वो अपने हाथों से एमसी के फेस पर हल्की सी स्माइल लाने की कोशिश करती है, लेकिन एमसी लीजी को दुल्हन की तरह अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि जमीन बहुत ठंडी थी। उन दोनों के बीच आई कांटेक्ट होता है। तभी एमसी नोटिस करता है कि लिजी की गालों पर जो चोट के निशान थे वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं। एमसी मन में सोचता है कि क्या उसकी मैजिक ट्रेनिंग वाकई में उपयोगी साबित हुई है। लिजी एमसी की गोद में हल्का सा शर्मा रही थी और ये देखकर एमसी खुशी से हंस पड़ता है, क्योंकि अब वो फाइनली हीलिंग मैजिक यूज कर सकता है। लेकिन लिजी अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड फेस बनाकर एमसी को देख रही थी। फिर सीन एक खूबसूरत विलेज पर शिफ्ट होता है, जहां एक बूढ़ी औरत गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि क्या इस इडियट का दिमाग खराब हो गया है। इसके बाद वह मुर्गी को लात मारते हुए कहती है कि वह तो अपने मालिक को भी नहीं पहचानता और हर मामले में अपनी नाक घुसाता रहता है। तभी उसका हस्बैंड कहता है कि क्या माउंटेन गार्डियन को थोड़ा सा कपड़ा दान करने से तुम्हें इतनी परेशानी हो रही है। ऐसा लगता है कि ये दोनों हमारे एमसी के बारे में ही बात कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी नाराज होकर कहता है कि मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, हमें माउंटेन गार्डियन की ज़रूरत है। इस पर बूढ़ी औरत गुस्से में जवाब देती है कि फिर भी उसे कपड़ा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने उस कपड़े को 10 साल तक संभाल कर रखा था। तब बूढ़ा आदमी समझाते हुए कहता है कि वह देखने में किसी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जिसे लड़ने की आदत हो। अगर और लोग घायल हुए या मरे
तो इस साल की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। फिर वह गुस्से में बोल पड़ता है कि तुम मूर्ख औरत हो, तुम वास्तविकता को बिल्कुल नहीं समझती। इस पर औरत पूछती है कि आखिर आपकी यह बड़ी योजना कितनी बड़ी है कि आप मेरा कपड़ा इतनी आसानी से दे रहे हैं। तब बूढ़ा आदमी गंभीर आवाज में कहता है कि कल मैंने उसे साफ साफ देखा था। इतना ही नहीं, उसके शरीर पर ऐसे जानवरों के काटने के घाव थे जो उसके पहली बार आने पर नहीं थे, लेकिन वे घाव बहुत तेजी से ठीक हो रहे थे। गस ने जो कहा था वह सच होना चाहिए। वह माउंटेन गार्डियन एक मैजिशियन है और वह भी एक हीलिंग मेज। फिर बूढ़ा आदमी सोचते हुए कहता है कि मुझे इसे बहुत सावधानी से संभालना होगा, क्योंकि इतने शक्तिशाली मैजिशियन को तो नोबल भी पाना चाहेगा, और अगर राजघराने को भी उसकी ज़रूरत हुई तो मैं उसे मोटी रकम में बेच सकता हूँ। इसके बाद हमें एक आलीशान पैलेस दिखाया जाता है। तभी विलेज चीफ यानी वही बूढ़ा आदमी लालची मुस्कान के साथ कहता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं एक सिंपल विलेज चीफ से कहीं बढ़कर जीवन जी सकता हूँ। वह मन ही मन सोचता है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि यहाँ एक हीलिंग करने वाला मैजिशियन मौजूद है। गांव वाले अनपढ़ और मूर्ख हैं, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर अफवाहें फैल गईं और कोई नोबल या गिल्ड मेरे एक भी पैसा कमाने से पहले उसे ले गया तो यह एक बड़ी समस्या बन जाएगी। जिस एकमात्र व्यक्ति पर मैं भरोसा कर सकता हूँ वह है बूढ़ा गस। जबकि गस माउंटेन गार्डियन पर नजर रखता है। अब हमें क्लियर करा जाता है कि एमसी का टीचर ओल्ड मैन का नाम गस है, जिसे भेजने वाला विलेज चीफ है। फिर विलेज चीफ कहता है कि मुझे बस किसी ऐसे नोबल को ढूंढना है जो एक हीलिंग मैच की तलाश में हो। बाद में चीफ अपनी वाइफ से कहता है कि माउंटेन गार्डियन की वाइफ के साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करो। गस के अनुसार उस माउंटेन गार्डियन ने बहुत जल्दी शिकार करना सीख लिया है और वह काफ़ी तेज़ भी है। वह बाकी सबसे बिल्कुल अलग स्तर पर है। अगर हम सावधान नहीं रहे तो उसे पता चल सकता है कि हम लॉर्ड के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और वह हमारी शिकायत कर सकता है। यह सुनकर उसकी वाइफ हैरान रह जाती है। तब चीफ आगे कहता है कि इसके अलावा मैंने सुना है कि वह अपनी नई वाइफ को बहुत पसंद करता है। अगर तुम उससे दोस्ती कर लो तो शायद हमें खरगोश की खाल सस्ते में मिल जाए। उसकी वाइफ जाते हुए कहती है कि ठीक है, वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो महिलाओं को मिलकर ही करनी चाहिए। तभी विलेज चीफ चिल्लाकर अपनी वाइफ से कहता है कि हमें माउंटेन गार्डियन की झोपड़ी से ली गई कुछ चीज़ें वापस कर देनी चाहिए। फिर वह ज़मीन से लकड़ी उठाते हुए कहता है कि वह उन सभी आम लोगों से बिल्कुल अलग स्तर का है जिन्हें हमने पहले शामिल किया था। अगर हमने अभी कोई फैसला नहीं लिया तो बाद में यह सच में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। वह आग में लकड़ी डालते हुए कहता है कि यह अफसोस की बात है, लेकिन इसका कोई और उपाय नहीं है। इसके बाद वह एक डरावना चेहरा बनाकर कहता है कि हड्डियां पाने के लिए तुम्हें कुछ मांस छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो उसके लिए तुम्हें पहले कुछ देना या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद सीन एमसी की झोपड़ी पर शिफ्ट होता है, जहां एमसी विलेज चीफ के दिखे हुए कपड़े पहनते हुए सोचता है कि लिजी आज फिर खुश लग रही है। वह बताता है कि विलेज चीफ ने शायद सोचा होगा कि कपड़े का एक थान काफी नहीं होगा, इसलिए उसने आज सुबह और भी चीजें भेजी। लिजी अपने नए कपड़ों में काफी सुंदर दिख रही है। वह मुस्कुराती है और एमसी सोचता है कि क्या कुछ पुरानी चीजें और सामान वापस मिलने से वह सच में इतनी खुश हो सकती है। जब उसकी चोट मेरी आंखों के सामने ही ठीक हो गई थी तब भी वह इतनी खुश नहीं थी। लिजी को देखकर एमसी को एहसास होता है कि खुशी छोटी छोटी चीज़ों में ही मिलती है और वह सोचता है कि इसी वजह से वह उससे प्यार करता है, क्योंकि लिजी उसकी पत्नी है। एमसी लिजी के पास जाकर कहता है, मैं जा रहा हूँ। लिजी जवाब देती है, बाहर जा रहे हो? फिर वह हंसते हुए एमसी के शब्द दोहराती है, मैं जा रहा हूँ। एमसी भी वही दोहराता है, क्योंकि उसे अभी भी इस दुनिया की भाषा ठीक से नहीं आती, इसलिए लिजी उसके शब्दों को दोहराकर उन्हें सही करती है। इसके बाद एमसी घर से निकलकर बूढ़े गस के घर के सामने पहुंचता है और मन ही मन सोचता है कि गस ने कहा था कि वह आज खरगोश का शिकार करने जा रहा है। मैं सोचता हूं कि
क्या हम आज कोई खरगोश पकड़ पाएंगे? एमसी गज के घर के अंदर आता है और सोचता है कि खासकर डोरी थी के लिए, क्योंकि वह हमेशा मांस के लिए जिद करती रहती है। मुझे सच में उम्मीद है कि हम एक खरगोश पकड़ पाएंगे। फिर एमसी थोड़ा घबराते हुए कहता है कि लेकिन अगर सच में कोई खरगोश आ गया तो क्या मैं उसे मार पाऊंगा? वह अपना सिर घुमाते हुए कहता है, नहीं, अगर मुझे एक शिकारी के रूप में जीना है तो मुझे अपनी मॉडर्न सोच को छोड़ना होगा। लेकिन फिर भी जैसे ही वह एक प्यारे, गोल मटोल, मुलायम सफ़ेद खरगोश की कल्पना करता है, उसे अपनी खरगोश जैसी पत्नी की याद आ जाती है। तब वह सोचता है कि मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। यह कहते ही एमसी शर्म से लाल हो जाता है। जंगल में एमसी कहता है कि अगर हमें कोई खरगोश मिल भी गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वह बहुत बदसूरत हो। लेकिन तभी हमें एक झाड़ी में एक काली परछाई और लाल आंखें दिखाई देती हैं।